तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 DAV क्लास 8th सोशल साइंस। दैट नेम इज़ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें कि हमको फ़ायदा हो और हम कैसे उसको डेवलप करें। यहाँ पर इस चैप्टर में रिसोर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, रिसोर्स को कैसे सेव कर सकते हैं और हम सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं और हम उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। अगर आपको बाकी पार्ट देखने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आज जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो शुरू करते हैं अभी। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा आपको, क्यों, ताकि आपको सब समझ आ जाए इस चैप्टर का। नेचर हैज़ बिस्टॉयड अपॉन आवर मदर अर्थ। हाँ, नेचर हैज़ बिस्टॉयड अपॉन आवर मदर अर्थ ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ रॉक्स, large varieties of rocks, soils, minerals, vegetation, animal, etc. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. We need air to breathe, we need water to drink, and we get all the things from the earth. Hence, all the things which are necessary for our existence is known as resources. भाई नेचर ने हमको बिस्टॉयड, हमको वरदान दिए। बिस्टॉयड मतलब गिफ्ट देना। नेचर ने हमको बहुत चीज़ें गिफ्ट दी हैं हमारे अर्थ में। दैट इज़ रॉक्स, मिनरल्स, रॉक मिट्टी दी है हमको, पत्थर दिए हैं हमको, कोला दिया है हमको, एनिमल दिए हैं, हम खुद नेचर के बनाए हुए हैं। हमको क्या कहते हैं, प्लांट्स दिए हैं, वेजिटेशन दी है, पानी दिया है, तो बहुत कुछ दिया है। हम क्या करते हैं, इन सबको यूज़ करते हैं। हमको हमारी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए हम पानी को रोज़ यूज़ करते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए और साफ़ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। तो वो भी नेचर का ही दिया हुआ है। तो हम इन सबको यूज़ करते हैं अपने डे टू डे नीड्स को पूरे करने के लिए। तो अब हमको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वाटर चाहिए ड्रिंक करने के लिए, और फूड चाहिए ईट करने के लिए। हम ये सब कुछ कहाँ से लेते हैं? अर्थ से लेते हैं, मतलब नेचर से लेते हैं, सिंपली कह सकते हैं। तो अब आती है एक डेफिनेशन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस चैप्टर, दैट इज़ रिसोर्सेज की डेफिनेशन। यहाँ पर रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है, उसकी डेफिनेशन नहीं आपको पता होगी तो आपको क्या पता चैप्टर के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन ये है, all the things on earth which are necessary for existence on this planet are known as resources। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि things which are used by us for our existence is known as resources। या इसको और भी छोटा करके लिख सकते हो, जैसे आपके स्कूल वालों ने लिखवाया। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन बीइंग भी ना रिसोर्स के बारे में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग असेस्ट है। असेस्ट मतलब वरदान है, नेशन का वरदान है, भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए ह्यूमन। हम खुद, क्योंकि हमारे करके हम अगले दूसरे रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे वाट, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हमको पता है कि हाँ देखो, पानी के गिरने से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, पर हमको पहले नहीं पता था। अब पहले भगवान तो बता के नहीं जाएगा कि पानी के गिरने से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, तो हमको पता तो खुद निकालना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन्स के लिए है कि हमको पता लगे कि हमने पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बना दी है, हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमको कौन बता के गया? हमको ये किया, ये कुत्तों बिल्लियों ने बताया? नहीं बताया, हमने खुद डेवलप किया अपने आप को, अपनी बुद्धि को लगाया और हमने उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। तो इसलिए ह्यूमन बींग को भी हम रिसोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग आर एन असेस्ड एंड इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट अदर रिसोर्सेज आर डेवलप्ड। नीचे चलते हैं। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म और नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स। इसका मीनिंग है ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, इसका मीनिंग है ये कि ह्यूमन की जो नीड्स हैं, नीड्स और वांट्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। नीड्स जो उसको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जैसे बेसिक नीड्स कह सकते हो, पानी, खाना, रहने की जगह और कपड़े, ये नीड्स हैं, चाहिए ही चाहिए। वांट्स मतलब वांट्स तो लाखों होती हैं। जैसे मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, मेरे को H&M के कपड़े पहनने हैं, मेरे को ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, तो वो मेरी वांट है, वो मेरी नीड नहीं है। मेरे पास कपड़े हैं पर मेरे को ब्रांड के पहनने हैं, तो वो मेरी वांट है ना। तो वांट और नीड अलग अलग होती है। तो ह्यूमन की जो वांट्स और नीड है ना, वो सेम नहीं होती हर जगह, ना हर जगह सेम होती है, ना हर टाइम सेम होती है। जैसे एग्जांपल ले लो कि पहले जो सिविलाइजेशन थी, जो पहले पुराने लोग थे हमारे, उनको सिर्फ बेसिक नीड चाहिए थी, जैसे क्लॉथ चाहिए था, शेल्टर चाहिए था और खाना चाहिए था, खाना पीना चाहिए था। ठीक है,
पर अब के समय में हमको ये तो मिल ही जाता है, ये तो भैया भिखारी को भी मिल जाता है, पर सबको अब चाहिए पैसा। तो सब क्या कर रहे हैं, जो नेचर है उसके और रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल दी कि हवा को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, पानी को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए पानी को यूज़ कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं। तो अब हम दूसरे रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी और नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी वांट्स पूरी करने के लिए, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, हमारी नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं कब की, हम अभी वांट्स पूरी कर रहे हैं अपनी। तो ये लिखा है। और एक और पॉइंट है, इवन पिग्मीज ऑफ अफ्रीका ईट एडिबल फूड्स। तो आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये पुराने लोग जैसे रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अर्ली सिविलाइजेशन जैसे रहते हैं, वो है पिग्मीज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में पिग्मीज एक नाम का ग्रुप है अफ्रीका का, जो अभी भी हंट एनिमल को मार के खाता है, और ये पेड़ पौधों से उठा के खाता है और इकट्ठा करता है और फिर खाता है। तो ये पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, और बाकी इस पैरे में यही है, आप पढ़ के देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अब अगले पैरे पे। Utility and value of resources varies from time to time or place to place. Early human civilization flourished along the river valleys as they used irrigating fields. Now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation, and industry, etc. China and United States of America are generating more wind energy than India. ठीक है, तो जो वैल्यू है, जो जो हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, और रिसोर्सेज की वैल्यू टाइम टू टाइम होती है और प्लेस टू प्लेस होती है। जैसे वही कहा कि बेसिक नीड्स की पहले वैल्यू थी, टाइम टू टाइम पिछले टाइम में वैल्यू थी, पर अब बेसिक नीड्स की कोई वैल्यू नहीं है, सबको मिल जाता है। और प्लेस टू प्लेस भी वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पर एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी दैन इंडिया, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा विंड एनर्जी नहीं चाहिए, तो वह ज़्यादा जनरेट भी नहीं कर रहा है इंडिया। चाइना और यूके, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसको चाहिए विंड एनर्जी, तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया से भी। तो वही कह रहे हैं, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम अलग होती है रिसोर्सेज की यूटिलिटी, मतलब यूज़, और वैल्यू मतलब कीमत। और ये यहाँ पर फिर से दे रखी है, अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फ्लोरिशिंग ऑन द रिवर वैलीज। तो ये यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखी है इस स्टेटमेंट की, जो ऊपर थी वो थी इस स्टेटमेंट की, ये वाली, हाँ, इस स्टेटमेंट की वैल्यू थी ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीड्स, इस स्टेटमेंट की ये सारा है पैरा। और अगर आप नीचे चलते हो, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है तो आप ये पूरा पैरा लिख सकते हो, बिल्कुल सही जाएगा आपका आंसर। ये इस स्टेटमेंट की है। तो ह्यूमन, जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, वो क्या करते थे, वो ना पानी के साथ अपने घर बनाते थे, जैसे किनारों पे घर बनाते थे, क्योंकि उनको पानी चाहिए था क्या, पीने के लिए। क्योंकि पानी पहले टूटियाँ टूटियाँ लगी नहीं होती थी कि घर तक पानी आएगा आपके, वो आपका घर ही आपको वहाँ पर लेके जाने पड़ते थे रिवर बैंक्स के, क्या, ताकि आपको पानी चाहिए। आपको एग्रीकल्चर के, उनको एग्रीकल्चर और पीने के लिए पानी चाहिए था, सिर्फ दो काम होते थे उनके। पर हम क्या कर रहे हैं अब हम पानी को पीने के लिए तो हमको मिल ही जाता है, और हमको एग्रीकल्चर के लिए आराम से मिल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी से एनर्जी बना रहे हैं, हम पानी के नेविगेशन कर रहे हैं, हम पानी से इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि अब बहुत चेंज हो चुका है भाई, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस बहुत चेंज होता रहता है। जैसे अब देखो, नेविगेशन के लिए रिवर को यूज़ कर रहा है, रिवर भी पानी है, तो वहाँ पर नेविगेशन हो रही है, मतलब जाने के लिए, बोट को आगे बढ़ाने के लिए, तो किसकी यूज़ हो रहा है, पानी का। तो वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर आर वाटरिंग, लॉगिंग एंड मेक द सॉइल इनफर्टाइल। जो खेतों में मतलब पिंडों में रहते हैं, उनको पता होगा कि जहाँ पर पानी अटक जाता है ना आपके, जो ज़्यादा बारिश आ जाती है, जैसे ज़्यादा बारिश आ गई और यहाँ पर खेत हैं, तो यहाँ पर पानी अटक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पानी अटक जाएगा, तो पानी तो अब आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो पानी यहाँ पर अटक जाएगा। तो अब क्या करना है, क्यों, उससे क्या होता है, सॉइल इनफर्टाइल बन जाएगी, फर्टाइल नहीं रहेगी, क्योंकि पानी ऑक्सीजन को बंद कर देगा, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा प्लांट, आपने साउंड में पढ़ा होगा। रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन मिडल एंड लोअर कोस्ट। मिडल कोस्ट ऊपर वाला, मतलब ऊपर से शुरू होता है रिवर, माउंटेन से, माउंटेन पर तो नेविगेशन हो नहीं सकती क्योंकि बोट ही टूट जाएगी वहाँ पर। तो मिडल और लोअर कोस्ट, जब रिवर नीचे आता है तो वहाँ पर नेविगेशन होती है, जहाँ पर बोट्स आती है वहाँ से, आपने देखा होगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डू यू नो में, डू यू नो ज़्यादातर आते नहीं एग्ज़ाम में।
रिसोर्सेज ना यूजेबल बन जाते हैं जब हम उनको प्रोसेस करते हैं। हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे आ चुके हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल दे रखी है कॉटन है, और कॉटन को मैं सीधा उतार के अपने यहाँ पर शरीर पे नहीं लगाऊंगा, मैं कहूँगा मेरे कपड़े बन गए भाई, ऐसे तो हम कह नहीं सकते। तो हमको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि वो कपड़ा बन जाए। पहले तो उससे यान बनेंगे, धागे बनेंगे, उस धागों से कपड़ा बनेगा, ठीक। कपड़े में भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, थोड़ी सी ह्यूमन स्किल भी लग जाएगी, ठीक है। पैसा लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और वो अब फिर उससे फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बनेगा, और कपड़े को अब हम टेलर को देंगे। टेलर की स्किल है, टेलर को हम पैसे देंगे, और टेलर के पास कोई मशीन होगी तो उससे उसको कपड़ा बनाएगा, गारमेंट गारमेंट हमारे लिए पैंट शर्ट बनाएगा। तो इसलिए तो कह सकते हैं कि हमको ना रिसोर्स को यूज़ करने के लिए ये जो 6 फैक्टर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले 6 फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे और भी हैं पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये फैक्टर समझाता हूँ आपको। पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले तो रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आपने कोटल की एग्जांपल दिया, अगर कोटल ही ना होती, हाँ हम कहाँ थे कि रिसोर्स का अवेलेबल होना ही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर कॉटन अवेलेबल ही नहीं होगी तो हम उसको रेयान में बनाएंगे कैसे। अगर कोले की एग्जांपल देते हैं, कोल की। अब कोल को हम अवेलेबल ही नहीं होगा तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। वैसे एयर की एग्जांपल ले लो, विंड एनर्जी, एयर ही नहीं अवेलेबल होगी तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना लेंगे। तो वैसे ही वो एग्जांपल है कि अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा है स्किल ऑफ ह्यूमन बींग। कोले की एग्जांपल लो फिर से, कोला। अब ह्यूमन को अगर कोला निकालना नहीं आता, ह्यूमन को माइनिंग करनी नहीं आती, ह्यूमन को पता ही नहीं कोला कहाँ है, तो वो कोला निकालेगा कैसे। अवेलेबल है पर ह्यूमन को स्किल नहीं है कि उसको निकालना नहीं आता। जैसे कॉटन की फिर से एग्जांपल ले लो, कॉटन फार्मर तोड़ता है, उसको फार्मर को तोड़ना नहीं आता, तो वो फार्मर की स्किल है कि उसको तोड़ना आता है, तो हमको तोड़ के वो यार्न बनाता है उससे। तो स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अब फार्मर भाई मुफ्त में तो काम करेगा नहीं आपके लिए ना, जो माइनिंग करने वाला कोला आपको मुफ्त में निकाल के देगा। तो आपको कैपिटल मतलब मनी, पैसा, तो पैसा होना भी ज़रूरी है। विंड एनर्जी बनानी है तो वो विंड मिल लगाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर क्यों रखा भाई, जो मतलब कॉटन कैसे होगी, अब पानी दिया कॉटन को फिर ही उगी है वो भी। या अभी जो फार्मर निकाल रहा है उसको भी पानी पीना है, उसको थक जाता है वो भी, उसको पानी पीना है। जैसे कोला है, अब कोला माइनिंग कर रहा है, वो थकेगा नहीं, उसको पानी नहीं पीना, जो पानी भी होना ज़रूरी है। अगर वो थक गया मर गया तो भैया निकालेगा कौन, है ना। पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, सही बात है। तो अब दूसरा है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर माइनिंग कर रहा है, चलो उसको निकालना भी आता है, उसको मस्त, उसका पानी पुनी पैसा पूसा सब है, टेक्नोलॉजी नहीं है, निकालेगा कैसे। उसके बाद टूल ही नहीं है कोई निकालने के लिए, मशीन टूल ही नहीं है, तो वह क्या अपने हाथ से निकालेगा कोला, नहीं निकाल सकता ना भाई, हाथ से तो कैसे निकलेगा कोला। ये जैसे कॉटन को कन्वर्ट, कॉटन तो निकल सकती है हाथ से, पर यान कैसे बनेगी। यान तो धागे तो भैया मशीन होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साउंड कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, हाँ उसमें मशीन होती है एक, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, तो वो भी चाहिए ना हमको। और विंड मिल, मैं कहा था एयर से क्या कहते हैं, क्या बनती है, एनर्जी, तो वो भी उसमें विंड मिल भी तो एक टेक्नोलॉजी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, अब कॉटन से यान बन गया, उससे फैब्रिक भी बन गया, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, स्किल भी है, कैपिटल भी है, वाटर भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो अब हमको पता क्या है, पता नहीं है कि हमको उसको भेजना कहाँ है। ये क्या बात हुई भाई, तो बनाए क्यों, तो हम उसको हमने कम्युनिकेशन ही नहीं किया किसी बायर से, किसी सेलर से कि मेरे को वो चाहिए। किसी ने कम्युनिकेशन ही नहीं है, मतलब उसको उसने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि मेरे को वो चाहिए, तो वो तो उसके पास ही पड़ा रहेगा, ना वो यूज़ हो पा रहा है, ना वो अच्छे से काम कर पा रहा है। तो सही बात है ना, तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन भी होगी, भेजेगा कैसे, ऐसे फेंक देगा कि उसके बाद मस्त उड़ के चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। ट्रक से जाएगा, प्लेन से जाएगा, टेम्पो से जाएगा, है ना, सही बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन एशियन स्टेजेस, ये मैं पूरा पैरा पढ़ता हूँ फिर आपको पूरा पैरा समझाता हूँ। स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड
Availability of capital and skilled labor become a necessity when for utilization of resources. For example, USA is termed as developed country because it is a economically self-sufficient and technologically advanced. On the other hand, India is still in developing stage, though is essential for development, but there is a presence does not guarantee development. Other factors plays also crucial roles. तो अब इसमें क्या बता रखा है कि अब हमने पढ़ा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। पर इन्होंने कहा है कि अगर रिसोर्सेज है हमारे पास, पड़ा ही हुआ है बस, जैसे कोयला अब माइनिंग में पड़ा ही हुआ है, निकालेगा कौन? तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए और कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए और स्किल चाहिए ह्यूमन लेबर की, है ना। तो इसका एग्जांपल दे रखा है कि यूएसए है वो डेवलप्ड हो चुकी है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। पता ही होगा यूएसए के पास बहुत टेक्नोलॉजी है भाई, वो उसके पास पैसा बहुत है, कैपिटल है और उसकी ह्यूमन बहुत सारे स्किल्ड है। अब दूसरी तरफ इंडिया है, वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। ये इन दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग स्टेज अभी थोड़ी सी बाद में समझाता हूँ। सेल्फ सफिशिएंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ये जो डेवलप्ड कंट्री है यूएसए। पर इंडिया भी डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब वो डेवलप हो रहा है क्योंकि इंडिया के पास अभी ज़्यादातर गरीब हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड लोग नहीं है, पैसा कम है इंडिया के पास, मतलब कैपिटल नहीं है और रिसोर्सेज तो हैं बस ज़्यादा स्किल नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादातर इंजीनियरिंग मेडिकल की है तो वही रिसोर्सेज को निकालेंगे, है ना। सही बात है ना भाई। तो रिसोर्सेज एसेंशियल, तो अब मैं बताता हूँ डेवलप्ड कंट्री होगी मतलब जो डेवलप हो चुकी है, जिसके पास मस्त पैसा पूसा है। पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे पहुँचने वाली थी पर पालजी उल्टी पलट गई भैया वहाँ पर तो भैया खाना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म, तो वो डेवलपिंग स्टेज से भी नीचे, मतलब नॉट डेवलप्ड कंट्री। इंडिया डेवलपिंग स्टेज मतलब अभी वो डेवलप हो रही है, मतलब ऐसे कह दो ट्रांसलेशन हो रहा है। जैसे अभी पहले डेवलप नहीं थी, अब डेवलप हो रही है, कब होगी हमको पता नहीं, पर ये वाली डेवलप हो चुकी है, ये वाली हो रही है। नॉट डेवलप मतलब जो हो ही नहीं अभी। तो अब इन्होंने इसमें ये बताया कि रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है, पर उनकी सिर्फ होना ही ज़रूरी नहीं है, अदर रिसोर्सेज आज सारे फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब अगला है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम अगली वीडियो में मतलब पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। तो लाइक लुक मत करना भाई, शेयर कर देना बस कि आपके दूसरे दोस्त भी पढ़ सकें, और आप इसको 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस चैप्टर को। धन्यवाद।